नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी मित्रों का फेसबुक लाइव के माध्यम से। एक परिचर्चा जो पिछले 2-3 दिन से चल रही थी, या कह सकते हो 2-3 बार में एक परिचर्चा जो हम कर रहे थे समाजवाद की, उस समाजवाद की परिचर्चा को आज एक मुकाम पर पहुंचाते हैं। बिना किसी विलंब के आपसे आग्रह करूंगा, फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए। और जो अभी लाइव में जो मित्र जुड़ेंगे, समाजवाद यानी सोशलिज्म की विभिन्न धाराओं पर प्रश्नों की प्रकृति के साथ ये आज की जो लाइव परिचर्चा आप देख रहे हैं, इसे कल आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। पॉलिटिकल एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको ये सेव मिलेगी। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक जो अब तक की परिचर्चा में चल रहा था, वो था समाजवाद। देखिए, अब तक हमने इस समाजवादी परिचर्चा में क्या क्या चर्चाएं की, बिना तनिक भी विलंब किए मैं इस परिचर्चा को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, इसे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, यस। अभी 8 लोग जुड़ चुके हैं। आप 8 लोग भी अगर 10-10 मित्रों को शेयर करोगे तो फटाफट से ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। आपकी कुछ सेकंड में लूंगा यहाँ पे, फिर जो है स्टार्ट करते हैं अपनी परिचर्चा। आज मैंने कोशिश की थी कि ज्यादा समय आपका नहीं लगे। यस, चलिए ये शेयरिंग का काम रोज की भांति मैं आप पर छोड़ता हूं। मित्रों, समाजवाद वास्तव में एक विचारधारा के साथ साथ एक विचार से शुरू हुआ, जो विचारधारा की तरह बहने लगा और एक वक्त आया कि आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। तो अब तक की परिचर्चा में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि बेसिकली समाजवाद की थोट में होता क्या है, क्योंकि हाल ही में संदर्भ मैंने उदाहरण दिया था किसान आंदोलन का। तो बहुत सारे व्यक्ति जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, देखिए, चाहे इस आंदोलन की बात ले लो या किसी और आंदोलन की बात ले लो, मैं 3-4 एग्जांपल आपको देता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू शायद अक्षय कुमार के साथ उनका इंटरव्यू हो रहा था, और उसमें इंटरव्यू में बोलते वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि मैं समाजवादियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। एक शब्द वहां बोला, मेरे कान खड़े हुए कि यार, समाजवाद एक्चुअल में वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि समाजवाद क्या है, इस पर विश्वास नहीं करते, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हाल ही में किसान आंदोलन के संदर्भ में कल मैं लाइव देख रहा था प्रोफेसर योगेंद्र जी का, तो उसमें वो कह रहे थे कि उन्हें सडनली किसी सामान की जरूरत पड़ी और इत्तेफाक रहा कि श्री गंगानगर से कुछ लोग लेकर पहुंच गए। तो वहां पे उन्होंने एक वाक्य बोला कि मैं वैसे तो भगवान और इस तरह की दैवीय चीजों में, शक्तियों में विश्वास नहीं करता, परंतु फिर भी आज ये एक विचारणीय पहलू है। तो मेरे जहन में एक सवाल कौंधा वहां पे कि ये किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी, क्या मैं इन्हें नास्तिक कहूं? बहुत सारे इधर उधर से बहुत सारे शब्द जब दिमाग में कौंधने लगते हैं, ठीक इसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में भी ये बात आती होगी कि समाजवाद शब्द होता क्या है, साम्यवाद शब्द होता क्या है, क्या मार्क्सवाद ही समाजवाद है, या साम्यवाद को मैं समाजवाद कहूं? फिर कुछ समझदार प्रकृति के लोग ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं, समाजवाद तो वो है जो हमारा संविधान हमें बताता है। तो मित्रों, हमारा संविधान हमें जो समाजवाद बताता है, उस समाजवाद में और समाजवाद की जो मूल संकल्पना है, उसमें क्या अंतर है के लिए उसको सरल भाषा में समझने के लिए हमने परिचर्चा की थी। और इस परिचर्चा में मैंने कोशिश की थी कि आप कई सारे वर्ग के व्यक्तियों का इसमें थोड़ा बहुत फायदा हो सके, तो मैं इसे सार्थक प्रयास समझूंगा। मेरा सीधा सीधा यहाँ पे उद्देश्य था कि हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के विषय में आने वाले प्रश्न भी कवर हों। किसी भी राज्य में या तीनों प्रकार की यूनिवर्सिटीज में शिक्षक के बनने के लिए जो आप पेपर देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो होता है, उसके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड हो जाएं। एक सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा भी इसमें शांत हो जाए, और उसके साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी कुछ मानसिक मसाला मिले। कुछ इस परिचर्चा को इस तरह की करने की कोशिश मैं कर रहा था। चलिए, आज तक की जो हमने चर्चा की थी उस पर एक बार दृष्टिपात करता हूं। यहाँ मेरे पीछे बोर्ड पे आप
इसको मैंने थोड़ा समय बच जाए आपका। और देखिए एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले सबको क्लियर कर देता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं मित्र मंडली, पहली बात तो इसे शेयर कर दे सब दोस्तों से। मानविकी विषय या ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी टॉपिक जो आप शुरू कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक पर शुरू करने से लेकर अंत तक एक फ्लो में, मतलब आप उस यात्रा को रोके जब जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तब जाके कहीं उसके बारे में आपकी एक आम राय बन पाती है, सफल होते हो। बहुत सारे दोस्त तैयारी करते हैं, सुनते हैं, खूब सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हैं, लेकिन उनको एक साधारण समझ नहीं बना पाते, एक साधारण समझ उनकी विकसित नहीं हो पाती। मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, एक टॉपिक को बहुत सारे टुकड़ों में बांट के पढ़ने की गलती मानवीय के विषय में भारी पड़ जाती है। आज मैंने उस चीज को, चूंकि देखिए टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, एक पार्ट लीन की चर्चाएं हमें करनी पड़ती है, मजबूरी है, पर आज मैंने कोशिश की है कि नए जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं या जो भी छात्री लोग जुड़ रहे हैं, आपका भी ज्ञान पिपासा कंप्लीट हो जाए और पूरे के पूरे उसको एक बार पीछे पलट के देख के और सारे को गागर में सागर समेटने की कोशिश की है। आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैं यहीं से अपनी परिचर्चा की शुरुआत करता हूँ। मित्रों, आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारी चर्चा है सोशलिज्म या समाजवाद। वास्तव में समाजवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो सच तो ये है कि जो दोनों ही विपरीत विचारधाराओं, यहाँ ये प्रश्न उठता है आपके जहन में आना चाहिए कि सर दोनों ही विपरीत विचारधाराएं मतलब क्या है। मेरा यहाँ पे मतलब है, पहली साम्यवाद, साम्यवाद, और दूसरी है पूंजीवाद। ये दोनों ध्रुव विरोधी विचारधाराएं। यहाँ जो मैंने कहा है विपरीत विचारधाराओं अर्थात साम्यवाद और पूंजीवाद का उद्देश्य बन गया है। बड़ी विचित्र बात यहाँ पे सुन रहे हो आप कहोगे सर हाउ इट कम्स बी पॉसिबल कि ये दोनों का लक्ष्य है। यस मित्रों, क्योंकि आज समाजवाद जिस अर्थ में समझा और सुना जाता है, इस समाजवाद से मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। अरे सर चले थे आप एक पहेली को सुलझाने और हमें और उलझा दिया। क्या लोकतांत्रिक समाजवाद भी समाजवाद का एक और प्रकार होता है? जवाब होगा जी हाँ। समाजवाद ढेर सारी धाराओं में बहते हुए इधर उधर से बट के बहता है। जिस प्रकार आप देखते हैं गंगा कई सारी धाराओं से मिलकर बनती है और अंत में गंगा के नाम से ही जानी जाती है, इसी तरह ये समाजवाद की भी ढेर सारी धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का उद्देश्य बन गया है। समाजवाद वास्तव में पाश्चात्य चिंतन में या वेस्टर्न जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें 19वीं 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद के जस्ट अगेंस्ट आया था। आप जानते हैं ये पूंजीवाद कब पनपा? भाई औद्योगिकीकरण के बाद या रेनेसा के बाद, औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में या आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि जिन जिन देशों ने औद्योगिकीकरण से उत्पादन बढ़ा लिया था, वहां पे शहरीकरण का विकास हुआ, शहरी सोसाइटीज बढ़ने लगी, तो उन्हीं देशों में, ध्यान रखना, उन्हीं देशों में उदारवाद का बुखार भी चढ़ा, क्योंकि व्यक्ति को समझदार मानकर अब राजनीतिक विचारधारा पनपने लगी कि व्यक्ति समझदार है, उसको शोषण मत करो, उस पर शासन थोपो मत। वो उदारवादी विचारधारा से शासित होने लगी वो समाज। परंतु पैरेलल में साथ ही वो उदारवादी सोच ने जो घुट्टी पिला दी थी कि व्यक्ति समझदार है, उसे स्वतंत्र छोड़ो, अर्थात न्यू लिबरलिज्म वाले लोगों ने जब व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ने की वकालत कर डाली, तो उससे समाज में बेसिकली, पहले तो ये ध्यान दे लोग, समाज में एक नया वर्ग अर्थात औद्योगिक मजदूर वर्ग पनपा, जो बहुत बड़ा था अपने आप में। और औद्योगिक मजदूर वर्ग कौन थे? जिनका संसाधनों से कोई लेना देना नहीं था, जिनके खून पसीने की कमाई पर पूंजीपति लोग या मुट्ठी भर लोग सारे संसाधनों का निचोड़ रहे थे, या मैं ये कहूं कि उन गरीब और समग्र जनसंख्या का शोषण कर रहे थे, खून चूस रहे थे, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भूमिका तैयार हो चुकी है। पाश्चात्य जगत में आप जानते हैं औद्योगिकरण का सबसे पहले शंख फूकना या बिगुल बजा वो इंग्लैंड में बजा। इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। उदारवाद का घर भी इंग्लैंड को कहा जाता है, तो आप आज से समाजवाद का घर भी इंग्लैंड को ही कह सकते हो, क्योंकि वहीं से इसके विचार का जो है उत्पादन शुरू हुआ। पर क्या ये समाजवाद जिस रूप में आज है इसी रूप में था? को समझने के लिए थोड़ा सा हम देखो और पीछे चलेंगे। लेकिन आप आजकल इसका सीधा सा मतलब जो है शोषण रहित समता मूलक समाज की स्थापना से लगाया जाता है। आप ये मत समझ लेना कि आप बोर्ड पे देखें, ये नहीं समझ लेंगे कि ये साम्यवाद है या फिर ये पूरी तरह उदारवाद है। आज जो समाजवाद का अर्थ है वो इससे लगाया जाता है कि शोषण रहित समानता वाली मूल भावना से संचालित होने वाली समाज की स्थापना
की जाए, यही समाजवाद है सरल भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आता है, अब आप कह सकते हो कि यह अनिश्चित तो है किंतु बड़ी व्यापक विचारधारा है, इसलिए सीईएम जोड़ महोदय ने, अब आप ये कहोगे सर साम्यवाद और समाजवाद, आगे स्पष्ट करता चलूंगा पर शुरुआत में मैं एक कथन ले लेता हूं। सीईएम जोड़ महोदय ने कहा था कि समाजवाद वस्तुतः एक ऐसा विकृत टोपा है जिसको, जो विकृत टोपा, बोलो विकृत कैसे हुआ, बोलो जिस भी सर ने उसे ओढ़ा उसने वैसा ही आकार ग्रहण कर लिया। इसका मतलब प्रत्येक सिर की बनावट के अनुसार इस टोपे की बनावट होगी, इसलिए सीईएम जोड़ महोदय ने इसको एक विकृत टोपा कहा, एक हैट कहा जो अपने मूल आकार में बिगड़ चुका है। ठीक है, अब देखो इसका विकास क्या, ये ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में जिस रूप में आया उसी रूप में था या पहले कुछ और रूप थे इसके। बेशक यह व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के, मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि जो व्यक्तिवाद पनपा उदारवादी सोच के परिणाम स्वरूप और जिसकी बुराई के रूप में हमारे सामने क्या आया, पूंजीवाद आया। इसके विरोध के रूप में आया विचार था, एक क्लियर, सबसे पहले यह आंदोलन नहीं बना था, सिर्फ एक विचार था जो एक समय तक आंदोलन बन गया। मतलब 18, जब तक कार्ल मार्क्स पैदा होते हैं और उन्होंने 10 कैपिटल लिखी, तो अब तक ये एक आंदोलन बन चुका था, लेकिन यह क्रमिक रूप से इस रूप में आया, यानी जिसे आप आंदोलन कहते हैं ना, समाजवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, इस रूप तक पहुंचते पहुंचते इसने बड़ी यात्रा तय तय की है। देखो स्टोइक, मैं राजनीति विज्ञान की यात्रा में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सिनोइक्स की, स्टोइक्स की, यानी अपने जब एथेंस के विचारकों यानी प्लेटो, अरस्तु और उनसे भी पहले प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस की बात करें, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की परंपरा से भी जस्ट पीछे जाके देखेंगे तो स्टोइक्स का नाम आता है। पहले की एक चर्चा में मैंने बताया था ये स्टोइक्स कौन थे। तो स्टोइक्स जो थे उनके दर्शन में बेसिकली ये बाहर से आए शिक्षक थे, एथेंस में जो आकर बस गए थे। अब क्यों आए वहां पर, ये सवाल थिंकर्स में हम ये क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि देखो कहीं स्थायित्व होता है, कहीं विकास की संभावनाएं नजर आती हैं, वहीं पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। शहरीकरण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शहरों में संसाधन है, मौके हैं, शिक्षा है, रोजगार है, तो जहां स्थायित्व नजर आएगा वहीं लोग आएंगे। एथेंस वहां के तत्कालीन साम्राज्य का केंद्र बन चुका था। ठीक है, मैराथन के युद्ध के बाद तो सारे पूरे संसार के विद्वान जो है, कलाकार, बड़े बड़े विचारक सब उधर आकर्षित हुए उस राज दरबार में अपनी जो है शरण लेकर अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये स्टोइक भी उधर पहुंच गए। तो स्टोइक्स दर्शन की एक मान्यता थी, इनकी मान्यता क्या है, ये सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर टिका है। स्टोइक्स दर्शन का जो आधार है वो क्या है, ये है सामाजिक न्याय, ये लो साहब, तथा समानता, इस पर टिका है। तो यहाँ भी हमें ये दोनों चीज मिलती है। मैं बड़ा संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा गहरे नहीं जाएंगे यहाँ, क्योंकि जो आम आदमी यहाँ मेरी परिचर्चा में जुड़ा है वो भी बोर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे, बड़ी सरल भाषा में इसको आगे करेंगे हम। प्लेटो ने भी, प्लेटो के दर्शन में भी आपको दिखता है जिसे समाजवाद कहते हो, तो जनरली दार्शनिक अंदाज में अगर आप कहें तो वो समाजवाद के पिता कहलाते हैं। समाजवाद के पिता, आपको अच्छे से पता है कि प्लेटो की रिपब्लिक थी, प्लेटो की रिपब्लिक में उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी, उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। आदर्श राज्य को कौन संचालित करेगा, आदर्श राज्य जब रहेगा जब उसका राजा बेवड़ा हो, दारू पीने वाला नहीं, उसका राजा आज की तरह प्रतिस्पर्धी हो, बोले नहीं सर इस तरह की राजनीति में नहीं, जब उसका राजा कैसा रहेगा, दार्शनिक रहेगा। आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा, ये दार्शनिक राजा इन्होंने बनाया, इसके लिए बहुत सारे प्रपंच इन्होंने रचे। इन प्रपंचों में सबसे महत्वपूर्ण तो मैं मानता हूं शिक्षा का था, और दूसरा राज्य आदर्श रहे उसके लिए दूसरा महत्वपूर्ण एक व्यवस्था इन्होंने की थी, जिसको आप साम्यवाद के नाम से पढ़ते हो। ये बेसिकली समाजवाद का ही रूप है, अर्थात प्लेटो का साम्यवाद। उन्होंने दो चीजों की वहां पे, देखो इस साम्यवाद को एक शब्द में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि प्राइवेटाइजेशन का निषेध किया था। भैया आपका अगर कुछ व्यक्तिगत रहा तो आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें, चाहे संपत्ति हो चाहे परिवार हो, दोनों ही आपको भ्रष्ट कर सकते हैं।
क्योंकि परिवार रहेगा तो आप सही और तटस्थ फैसले नहीं ले सकते राज्य और समाज के लिए, क्योंकि आप मैं और मेरा या नेपोटिज्म की तरफ झुकाव हो जाएगा। और यदि संपत्ति आपकी रही तो डेफिनेटली हम मनोविकारों से ग्रसित लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो है संवेग प्रबल हो जाते हैं, हम में भी जो है भय और प्रेम दो मूलभूत संवेग पाए जाते हैं, ऐसा प्लेटो भी मानता था। तो व्यक्ति संपत्ति रही तो उसे प्रेम हो जाएगा, उसे बढ़ाने उसे संचित करने की सोचेगा तो लोभ पनपेगा, लोभ पनपेगा तो फिर कचरा हो जाएगा, वो एक तटस्थ नीतियां नहीं बना पाएगा, राज्य कमजोर पड़ेगा। अतः उसने राजा को तटस्थ बनाने के लिए सही मामलों में आप कह सकते हो कि निजी तत्व, मैं यहाँ पे निजी तत्व का नाम ले देता हूँ, इसको समाप्त किया। और इसमें भी सबसे पहला क्या, संपत्ति, उन्होंने संपत्ति का निषेध किया। और दूसरा परिवार का निषेध किया कि ना तो राजा का, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभिभावक वर्ग के लिए उन्होंने कहा था, है ना। अभिभावक का मतलब क्या था, उच्च वर्ग दोनों, राजा और सैनिक उच्चस्थ, दोनों के दोनों। यहाँ पे उत्पादक वर्ग को उसने फ्री छोड़ा था, बोलो कोई बात नहीं, बुद्धिमान आदमी था, उसे पता था कि उत्पादन करेंगे कैसे, खेतों में हल जोतने वाला चाहिए, घर संभालने वाला, एक पशुपालन वाला, बोलो इनको तो परिवार चाहिए ही चाहिए, करने तो जनसंख्या का बढ़ोतरी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी चतुराई से उन्होंने संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो प्लेटो के दर्शन में भी आपको समाजवाद के दर्शन यहाँ पे होते हैं मित्रों। अगर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊं तो थॉमस मूर ने 1516 में एक रचना लिखी थी, एक किताब लिखी थी। थॉमस मूर ब्रिटिश नागरिक था, ब्रिटिश व्यक्ति था। ब्रिटेन में बहुत ही आप कह सकते हो शोषणकारी व्यवस्था थी उस वक्त। तो शोषणकारी व्यवस्था से तंग आकर उसने यूटोपिया नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें उसने यूटोपिया नाम के एक टापू की कल्पना की थी। उस टापू पर सब लोग बड़े सामाजिक समरसता से मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, सब आपस में प्यार और प्रेम से रहते हैं, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, अपनी क्षमताओं के अनुसार करते हैं और आवश्यकताओं के अनुसार ले जाते हैं, अर्थात कमाते हैं तो एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस एक जगह इकट्ठा किए गए संग्रह में से और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से ले जाते हैं। बड़ा अच्छा था, सोचकर ही आप कहोगे सर वाह मजे आ गए, रामराज। इस तरह की व्यवस्था जहां सामाजिक समरसता की बात, समानता की बात और स्वतंत्रता की बात यूटोपिया में की गई है, तो आप कह सकते हो थॉमस मूर भी समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाओ तो बोर्ड पे देख सकते हो बेकन की यहाँ पे चर्चा की गई है। बेकन ने कब 17वीं शताब्दी में इस चीज की चर्चा की। फिर फ्रांसीसी क्रांति, आप जानते हैं 1789 फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहा हूं, जिसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से शब्द थे वो, समानता जो कि समाजवाद का आधार है, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व बेसिकली ये किसके दर्शन से आए या कौन मोटिवेटर था, पर नहीं या ज्यादा गहरा नहीं घुसेंगे इधर उधर, ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। तो ये जो गुण है ये भी समाजवाद के गुण आपको नजर आते हैं। समाजवादी इस यात्रा में फ्रांसीसी समाज का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आप देखोगे। इसलिए आप कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति ने भी समाजवादी जो है विचारधारा को बहुत ज्यादा पोषित किया, पल्लवित किया। अगला आप देख रहे हैं बेबियक, एक फ्रांसीसी विचारक थे, इन्होंने भी समाजवाद को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उनके विचारों को चरम पर पहुंचाने का श्रेय ब्लेंकी को जाता है। ब्लेंकी के बाद अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन को क्रमिक रूप से आपको याद रखना है। इस तरह की महाभारत में क्यों याद करने की बात कह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में, किसी भी स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी नहीं या क्रमिक रूप से विकास को ग्रुप में से छंटवा लेते हैं, तो प्रश्न हल हो जाएगा। आगे प्रूधो है, बुकानिन है, इन सब लोगों ने भी समाज, प्रूधो ये अराजकतावादी हैं बेसिकली, तीनों के तीनों, प्रूधो, बुकानिन और फेबियनवाद, और आगे चल के गिल्ड समाजवाद या श्रमिक समाजवाद की मैं बात करूं, इन सब की सिंडिकेटिज्म जिसे कहते हैं, गिल्ड। तो इन लोगों में सबसे पहले प्रूधो पर चर्चा करते हैं। तो प्रूधो की एक पुस्तक थी व्हाट इज प्रॉपर्टी। इसमें व्हाट इज प्रॉपर्टी, इसमें इन्होंने संपत्ति को चोरी कहा था। और ऐसा कहकर इन तमाम अराजकतावादियों ने निजी संपत्ति का विरोध किया था। ये निजी संपत्ति का विरोध करना ही वास्तव में किसका गुण है, समाजवाद का गुण है। तो इनके विचारों में भी हमें समाजवाद देखने को मिलता है। तो इस कड़ी में बहुत सारे विचार आगे विकसित होते हैं। 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र के साथ जैसे ही कार्ल मार्क्स दुनिया के सामने आया तो एक तहलका मच गया कि ये उसने बड़ी विस्तृत रूप से समाजवाद को यहाँ पे विकसित किया। आगे चल के मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए समाजवादी विचार को क्यों वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। आधुनिक दौर में या सीधे शब्दों में समाजवाद के पिता कहलाते हैं कार्ल मार्क्स।
आप कहोगे समाजवाद के आरंभिक विचार तो हमें प्लेटो के दर्शन में मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, समाजवाद के प्रारंभिक दार्शनिक प्लेटो हैं। समाजवाद के प्रारंभिक दार्शनिक प्लेटो हैं, परंतु आधुनिक युग में समाजवाद के पिता किसे कहेंगे? हम कहेंगे कार्ल मार्क्स को। ये लो साहब, कार्ल मार्क्स, जिनके विचारों ने एक समय तो पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था, है ना, द फादर ऑफ सोशलिज्म। एक समय तो पूरे विश्व को आप जानते हैं इनके विचारों से साम्यवाद पनपा, और वो साम्यवाद एक धड़े का नेतृत्व किया पूरे विश्व में, और दूसरा धड़ा पूंजीवाद के रूप में बंटकर आप और हमें सबको उपहार में मिला शीत युद्ध जैसा, उससे पहले वर्ल्ड वार जैसे भयानक परिणाम। वर्ल्ड वार समाप्त हो भी गया जैसे तैसे जुगाड़ करके, तो भी शीत युद्ध जैसी एक बहुत कड़वा अनुभव पूरे विश्व को झेलना पड़ा। ये सब इन्हीं दो विचारधाराओं का परिणाम था। आगे देखिए, वास्तव में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यूनाइटेड किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम शब्द ना कह के मैं यहाँ पे इंग्लैंड कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में आप जानते हैं 4 वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ये ब्रिटेन 4 प्रांत अलग अलग टापू मिलके एक देश बनाते हैं जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड को हम समाजवाद का घर कह सकते हैं। समाजवाद का घर किसे कह सकते हैं? इंग्लैंड को कह सकते हैं, ध्यान रखिए। समाजवाद बेसिकली समाजवाद प्रजातंत्र तथा सामाजिक कल्याण की दो मूलभूत विचारधाराओं का मिश्रण है। मेक इट क्लियर, जिसे मैं बार बार सोशलिज्म सोशलिज्म कर रहा हूँ, समाजवाद कह रहा हूँ, वो है क्या? वो दो विचारधारा एक साथ चलती हैं। एक तरफ लोकतंत्र, देखिए तरीकों में तो ये रहेगा लोकतांत्रिक, और उद्देश्यों में ये रहेगा समाज कल्याण यानी समानता। इसलिए दो का मिश्रण है ये समाजवाद। वो समाजवाद टिपिकल वाला नहीं है जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब मैं इसके डिफरेंस को आपको समझाऊंगा। यहाँ पे खास चीज है, दो विचारधाराओं का मिश्रण है जो समाजवाद जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें विचारों तथा कार्यों का आधार प्रस्तुत किया गया है। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं विचारों तथा कार्यों की, तो विचार तो है भैया सामाजिक न्याय का। ये लो साहब, सामाजिक न्याय का है, और क्रियान्वयन या क्रियान्विति किससे की जाएगी? आपसी सहमति से। सहमति से। आप ये भी जानते हैं सामाजिक न्याय वास्तव में कहाँ रहती है? जहां क्या होता है? समानता होती है। तो समानता इनका मेन टारगेट। और सहमति वाले क्रियान्वयन या शासन कौन सा होता है? अरे भैया, प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र से बढ़िया कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिसमें सहमति का पूरा ध्यान रखा जाता है। हुआ कि नहीं क्लियर कि यह प्रजातंत्र और ये समानता वास्तव में किसका गुण था? ये समानता उसी साम्यवाद का गुण था, जो वर्ग विहीन समाज आपने सुना होगा, वर्ग विहीन, संगठन विहीन, सब चीजों को बिल्कुल मुक्त एक यूटोपिया की तरह की व्यवस्था। बेशक इसके अपने नुकसान होंगे, आगे चल के बताऊंगा। तो ये इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो साम्यवाद। तो साम्यवाद और प्रजातंत्र दोनों को एक साथ लेकर चलता है, परंतु ये साम्यवाद की केवल इस गुण को लेगा मित्रों, इसके साथ साथ आगे चल के स्वतंत्रता की वकालत भी और करेगा। तो वर्तमान में हम इसे कहेंगे कि यह उदारवाद तथा प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले सामाजिक उद्देश्यों की तरफ जाने वाला एक रास्ता मात्र है, और कुछ नहीं। और सरल करते हैं इसको। वास्तव में इसमें क्या किया जाता है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। इसमें मतपेटी के मार्ग से ऐसी कल्याणकारी समाज व्यवस्था स्थापित की जाती है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय होता है। अगेन यहाँ पे मतपेटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतपेटी, इसका मतलब आपको समझा ही दिया है। इसका मतलब होता है बहुमत से, अर्थात लोकतंत्र। सीधे शब्दों में कहूं कि लोकतंत्र के मार्ग से ऐसी कल्याणकारी समाज, तो उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी। तरीका क्या है? लोकतांत्रिक। जिसका वास्तव में ध्येय क्या है? सामाजिक न्याय। ये लो, ये इसके अहम गुण छटते आ जाएंगे धीरे धीरे। आजकल जो समाजवाद की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कल्याणकारी भी है, लोकतांत्रिक भी है, समानता पर टिका हुआ है, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय है। इस तरह की चीजें आप स्वतः ही छांट कर निकाल सकते हो। कथन कारण निष्कर्ष के यदि प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हो आसानी से। एक बार मैं पिछली स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, कथन कारण का सवाल यहाँ से बन सकता है। यहाँ से जो ये बात लिखी है ना, समाजवाद, प्रजातंत्र तथा समाज कल्याण की दो मूलभूत विचारधाराओं का मिश्रण। कथन ए, स्टेटमेंट 1, उसमें लिख दें कि समाजवाद, प्रजातंत्र तथा समाज कल्याण की दो मूलभूत विचारधाराओं का मिश्रण है। तो आप सही कहोगे या गलत कहोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इज इट क्लियर?
आप क्रक्स को, सार तत्व को समझिए, सवाल ऐसे हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जिसने विचारों तथा कार्यों का आधार प्रदान किया है, इस तरह के स्टेटमेंट को व्याख्या में डालते हैं, सवाल हल हो जाएगा आसानी से। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो, इस पर और अभ्यास करते हैं, और कथन कारण के जो सवाल, जो प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इसमें कोशिश करो। देखो, पहला कथन है, राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन में है। किस पर? राजनीति के क्षेत्र में। बारीकी समझिए, आप समाजवाद को समझ चुके हैं, यस और नो? थोड़ा बहुत तो समझे होंगे। चलिए, प्रश्न आ गया। सबसे टफ प्रकृति के सवाल होते कथन कारण और निष्कर्ष के। अभी सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में से सवाल आप हल करने जा रहे हैं। प्रश्न आया कि कथन एक, स्टेटमेंट वन, राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में तो ये स्वतंत्रता को टारगेट करके चलता है। इज इट क्लियर? और राज्य के कार्य क्षेत्र को यदि हम सोचें तो इसके प्रसंग में यह लोक कल्याणकारी राज्य का एक मोटिवेटर साबित होता है, उत्प्रेरक होता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो आगे मैं तब बढ़ूंगा जब आप बताओगे मुझे, अकॉर्डिंग टू योर व्यू, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? और क्या ये राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रसंग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रेरक होती हैं? कौन सी चीजें? वही चीजें जो मानवीय स्वतंत्रता और उदारवादी दर्शन की दोनों बातें हैं, क्या वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होती हैं? अगर ऐसा है तो ये व्याख्या भी है। लिखिए फटाफट से, क्या सही है या गलत है? मुझे कमेंट नजर आनी चाहिए आपकी। चलिए, मैं 1 मिनट के लिए आप कमेंट्स ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा मित्रों, है ना? हाँ, स्टोइक्स और सोफिस्ट अलग हैं। बी आर पूरा नाम बताया करिए भैया। आविर्भाव फिलोसॉफिकल, ठीक है। बी आर, ये पहले के आंसर आप दे रहे हैं, गुड। महेंद्र, सभ्य स्वामी, आविर्भाव जी। और आज बहुत कम लाइव है, क्या बात है। आप है ना, इस लिंक को एक बार इसको शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ चंद सेकंड आपके लूंगा यहाँ पे। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आपको आंसर भी देना है, ठीक है? जो मैंने आपसे अभी अभी आंसर पूछा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस, सही है। आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। योगेश जी, हेलो। अनुराग बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है, कहाँ अंडरग्राउंड हो रखे हो? मैं कुछ सेकंड के लिए मैंने रोका है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप भी कर दीजिए, है ना? इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी परिचर्चा को, तब तक के लिए आप जो है जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ, तो समाजवाद के आज जो हम बातें कर रहे हैं, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं आपके प्रश्न भी साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। यस, शुरू करते हैं, चलिए। हमारे अजीत सर भी जुड़े हुए हैं हमसे, इनका बड़ा प्रेम है। एकता जी, ये होता है डेडिकेशन भाई। आपको बाधाएं, बीमारियां और भी कोई परेशानी यदि आपने लक्ष्य विचलित नहीं करती, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लायक हैं। अतिशयोक्ति तो नहीं बोलूंगा कि आप 100% सब कुछ पाने के, पर आप लायक हैं। यू कैन डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मैं आपकी कमेंट बराबर ले रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न आप साथ साथ इस चर्चा में हल करते हुए चले। अब देखो, इसकी डेफिनेशन, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? अगर ये विचार जो हम बार बार कहते हैं कि यार ये तो सीएम जोड़ साहब भी कह कह के आपको समझा के बावड़े हो गए, हम भी कहते हैं ये बहुत उलझी हुई विचारधारा है, पर आप क्यों मानो इनको?
एक और ध्यान दें, नेट के क्वेश्चन पेपर में परिभाषाएं आती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में परिभाषाएं आती हैं। किसी भी एग्जाम का सबसे टफेस्ट पार्ट में दो चीज मैं मानता हूं, हालांकि टफ शब्द कुछ नहीं होता, अभ्यास की कमी होती है, फोकस की कमी होती है। सबसे पहला तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं, दूसरा परिभाषाओं वाले सवाल आपको दिक्कत करते हैं, तो परिभाषाओं से कैसे निजात पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, हर राइटर का अपना कुछ कीवर्ड की टर्म होता है उसके स्टेटमेंट में। मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है समय बचाने के लिए, पहले अभी इस वैकम पे लिख लिया था मैंने आते ही, तो उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस को कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सोशियस शब्द से बना सोशलिज्म है, इसका मैंने अर्थ नहीं भावार्थ लिखा है। सोशियस शब्द से बना सोशलिज्म, जिसका भावार्थ क्या होता है, जो समाज को केंद्र में रखकर चलता है, ना तो व्यक्ति केंद्र में है ना राज्य केंद्र में है। पूंजीवादी किसे केंद्र में मानेंगे, व्यक्ति को केंद्र में मानकर चलते हैं। उदारवादी व्यक्ति को केंद्र में मान के चलते हैं। ऐसे ही साम्यवादी सर्वसत्ताधारी को राज्य को केंद्र में रखकर चलने की बात करने लग जाते हैं। अर्थात उसका एंड जो होता है वो एक तरह का तानाशाह की तरह हो जाता है ना, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ये दोनों अतियों के बीच का मार्ग है, ध्यान रखना। शब्द से ही आशय क्या निकल रहा है, समाज को केंद्र में रखा गया है, अर्थात समाज के तमाम संसाधनों का उत्पादन और वितरण दोनों समाज के ही हाथों में हो, समाज के द्वारा और समाज के लोगों के हित में ही किया जाए, ऐसा ये मानकर चलता है। इसके संबंध में बहुत सारी चीजें डॉन ग्रिफिथ्स ने इसकी लगभग 261 परिभाषाएं बताई थी, ध्यान देना। इसी तरह प्रोफेसर एली ने इसकी 400 परिभाषाएं यहाँ पे संकलित करके अपने लेख में लिखी हैं। मित्रों, जिस तरह से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आज तक सबसे ज्यादा केसेस यदि लिखी गई हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी पर लिखी गई है, नौकरशाही पर। इज इट क्लियर? इसी तरह यदि सबसे ज्यादा डेफिनेशन की बात करें, तो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट से इतर सामाजिक विज्ञान में यदि हम आते हैं, तो चूंकि इस पर दो का लोड हो गया है, समाजशास्त्र का भी राजनीति शास्त्र, सबसे ज्यादा परिभाषाएं समाजवाद की आज तक देखने को मिली। प्रोफेसर एली कहते हैं 400 परिभाषाएं इसकी लगभग है। इसी तरह एक पत्र प्रकाशित होता था फ्रांस में, जिसको कहीं आपको लिफिगिरी या कहीं लिफिगारो के नाम से आप जान सकते हो, लिफिगारो। ये जो पत्र है, इस पत्र का जो प्रकाशन है वो 1862 में फ्रांस में होता था। इसके अनुसार लगभग 600 से ज्यादा परिभाषाएं समाजवाद की दी जा चुकी थी उस वक्त तक। आप समझ सकते हो कितना व्यापक शब्द है। अभी चलिए फालतू की चीजें, आगे बढ़ते हैं। कुछ मित्र और जुड़े हैं, सबको नमस्कार मेरा। पंकज जी नमस्कार। सभ्य सर, एक क्लास पॉलिटिकल स्कूल्स पर भी, डेफिनेटली चारों पांचों जो फेमस स्कूल हैं। और सभ्य, आप में से जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि मुझे यार, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे वो व्हाइट जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड एकदम ट्रेडिशनल अपने क्लासिकल अंदाज में बोर्ड पे लिखने वाला बड़ा याद आती है। आजकल कोचिंग खुलने वाली है हालांकि अभी, पर मैंने उसका सेटअप अपने जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे अपने लिविंग रूम में ही उसका सेटअप कर लिया है। बड़ी जल्द मैं रेगुलर क्लासेस उस पर करूंगा, रेगुलर डेली की एक क्लास, है ना, आराम से एकदम क्लासिकल अंदाज में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो अब मैं सीधा परिभाषाओं पर आता हूँ। सिडनी वेब और सिडनी ऑलिवर, ये दंपति हैं दोनों, सिडनी दंपति। देखो, बड़ी सरल सी परिभाषा है, अक्सर 4-5 बार पूछी जा चुकी है। सिडनी वेब कहते हैं लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। सबसे पहली जो ऊपर आप परिभाषा देख रहे हैं, तो ये जो परिभाषा है ये सिडनी वेब की है। इसका की टर्म देखिए, ये कहते हैं लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। स्टार लगा लो भैया, रट जाएगी 2 मिनट में, याद रहने वाली चीज है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अरुण कुमार जी नमस्कार, विकास जी आपको भी नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। जो मित्र जुड़ चुके हैं, आपने और दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ना आपका पैसा लग रहा ना मेरा लग रहा, मैं भी फ्री हूं, आप लोग भी आई थिंक फ्री हो यहाँ पे, तभी मेरे बक बक को सुनने आ जाते हो। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ठीक है। अगली परिभाषा ऑलिवर की बहुत फेमस है। सिडनी ऑलिवर कहते हैं कि समाजवाद केवल विवेक युक्त व्यक्तिवाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनका जो मतलब था, इन्होंने जो समझा वो ये समझा कि इंडिविजुअलिज्म जिस प्रकार से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, उसी तरह समाजवाद में भी स्वतंत्रता की बात की गई है, पर ये समझदारी से किया गया है। ऐसा नहीं है जिस तरह से हेयक और नॉजिक कहते हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं, बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी, अब मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, चाहे मैं चाय में भी डाल के पीऊं दही, मेरी मर्जी। इस तरह की नहीं,
वो कहते हैं कि बड़ी समझदारी पूर्ण, यानी समाजवाद जो है ये एक विवेक सम्मत व्यक्तिवाद है। ठीक है। अगला ब्रिटेनिका जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, उसके अनुसार परिभाषा है, सबसे फेमस एनसाइक्लोपीडिया होती है। लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा, यहां ध्यान दें सत्ता की चर्चा भी की गई है कि अथॉरिटी भी लोकतांत्रिक हो, संपत्ति का अच्छा उत्पादन और वितरण, दोनों पक्षों को, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी और उसका प्रोडक्शन भी, दोनों कैसी सत्ता के हाथ में हो, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सेटअप के द्वारा किया जाए। ऐसा कौन कहते हैं? यस, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ऐसा कहती है, ये डेफिनेशन है। सुमित जी, सुमित मेरे छोटे भाई हैं। चलिए सुमित, स्वागत है आपका भी, आविर्भाव, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है मैंने सेलर्स की यहाँ पे कोट की है। ये सेलर्स महोदय को बहुत अच्छा आलोचक माना जाता है, क्रिटिक माना जाता है, क्रिटिसाइज इनकी परिभाषा डेफिनेशन बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखना। एक लोकतांत्रिक आंदोलन जो व्यक्ति को अधिकतम न्याय तथा स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। तो सीधा प्रश्न मैं पूछता हूं कि समाजवाद को एक लोकतांत्रिक आंदोलन मानने वाला विचारक है तो कई सारे, प्रश्न कुछ ऐसा बन जाए कि समाजवाद को एक लोकतांत्रिक आंदोलन मानने वाला विचारक निम्न में से कौन है? 3 गलत महानुभवों को दे दें और एक इस महान मूर्ति को दे दें तो आप आसानी से पहचान जाना कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। ये दी थी ऑलिवर महोदय ने, सेलर्स महोदय ने, सॉरी। सेलर्स के बाद बात करते हैं ह्यूगन की। आप आसानी से बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ह्यूगन महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि श्रमिक वर्ग का, देखिए थोड़ा सा बायस इनकी डेफिनेशन है, तो अभी सेलर्स में मैं कुछ की टर्म हटवाता हूँ आपको। एक लोकतांत्रिक आंदोलन, पहला तो देखो सबने क्या माना है, इसे लोकतांत्रिक तरीकों से आगे बढ़ाया है और सबने न्याय के लिए और स्वतंत्रता को केंद्र में रखा है, ये भी बात ध्यान रखना। अब ह्यूगन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। श्रमिक वर्ग का राजनीतिक आंदोलन है जिसमें संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक प्रबंधन। ये लो साहब, सामूहिक तो स्वामित्व की बात कर रहे हैं ये, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे वास्तव में किसी के शोषण का अंत करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा ह्यूगन कहते हैं। मित्रों, इतनी डेफिनेशन ठीक है, आगे भी चर्चा करूंगा एक दो, लेकिन इतनी डेफिनेशन समझने पढ़ने के बाद आप एक निर्णय पर तो पहुंच ही चुके हैं कि सर कम से कम इतना तो तय है कि चाइना में जो चल रहा है वो समाजवाद नहीं है। यस और नो? क्यूबा में जो चल रहा है वो समाजवाद नहीं है। क्या रशिया में जो चल रहा है वो समाजवाद है? तनिक इंतजार कीजिए, इसका जवाब आपके अंदर से ही निकलेगा थोड़ी देर बाद। जब आप साम्यवाद और समाजवाद में फर्क करना सीख जाओगे, आप खुद इनका जवाब भी करने में सक्षम हो जाओगे। हेलो रोहित, नरेंद्र दायमा जी नमस्कार। ये आपका प्रेम है नरेंद्र भाई, और कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा प्रयास है इन विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन मैंने इसमें शामिल की है, देखिए एक चीज और क्लियर कि मैंने डेफिनेशंस के प्रश्न कैसे हल होते हैं इसके बारे में आपको बताया कि की टर्म को पहचानना है। उन्हीं डेफिनेशंस को यहाँ लिया गया है जिन डेफिनेशंस को अक्सर बार बार पूछा जाता है। एक और बात, यहाँ कई बार आपके जहन में ये चीज आ जाती है। मित्रों, एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको पता भी है पर आप मानते नहीं हो। वो ये है कि कोचिंग का रुख वही विद्यार्थी करता है जिसने अपने स्कूलिंग में या ग्रेजुएशन में ठीक से अध्यापकों का चेहरा नहीं देखा, ठीक से उनको नहीं सुना, वही कोचिंग की तरफ आता है। यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस मैंने की हैं, ये जो डेफिनेशंस मैंने उठाई हैं, ये आधारभूत हैं। सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं ये आपके 11th 12th की किताबों को आधार बनाया है। एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड के जो बुक्स में होती हैं उनको आधार बनाया है, क्योंकि इनमें से मोस्टली डेफिनेशंस को स्कूल व्याख्याता में लगभग इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। भाई पढ़ाने हैं आपको बालक विद्यालय के, तो आपसे वो गाबा जी की डेफिनेशन पूछने की संभावना बहुत कम बनती है। समझ में आई बात? रेफरेंस किताबों की परिभाषाएं नहीं पूछा करते हैं। हर एग्जाम की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को क्यों नहीं पहचानते? क्यों आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हो? आखिर कब तक? कुछ परिभाषाओं को मैंने पीजी लेवल पे लिया है क्योंकि सारा एक समग्र हमारे पास होना चाहिए। मित्रों, एनसीईआरटी और राजस्थान में भी ये किताब 12वीं में किताब चलती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? बड़ी जिज्ञासा आपके दिमाग में ये आ रही होगी, सर दोनों में क्या अंतर है?
एग्जाम्पल के तौर पे यही टॉपिक सोशियोलॉजी या सोशलिज्म जो है ये एनसीईआरटी की भी है और यही टॉपिक राजस्थान बोर्ड की किताब में भी है, पर दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप राजस्थान बोर्ड की किताब में इसी को पढ़ते हो, समाजवाद को, पढ़कर एक लयबद्धता महसूस होती है, तारतम्यता, बड़ा सुरीला अंदाज में पाठ पूरा हो जाता है। परंतु उसके प्रश्न किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के या अपर लेवल के अध्यापक जब आप बनते हो वो हल नहीं करवाते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन में जरूर आते हैं। एक और अंतर जो शायद आप लोगों ने पढ़ते वक्त नहीं किया होगा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप पाओगे कि राजस्थान बोर्ड में समाजवाद टॉपिक जो दिया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। उसे लिख दिया गया है समाजवाद, बट लोकतांत्रिक समाजवाद पर ही पूरा का पूरा पाठ समेट दिया गया है, जिसे आपने कंप्लीट समाजवाद समझकर उसको पढ़ के एग्जाम देने चले गए, सवाल कहां से हल होते। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा उच्च स्तर होता है, थोड़ा व्यापक होता है, क्योंकि उसे हर स्टेट के डिमांड्स को ध्यान में रखना होता है। दोनों का सम्मिश्रण करते हुए फिर आगे उस अध्ययन को बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी इस बात के साथ ही ये कम क्यों हो गए भाई, आप लोग शेयर कर दीजिए इस बात को फटाफट। आज मुझे देखने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आंखों पे डबल आंख नहीं है, घर पे छोड़ आया, तो कमेंट आपकी थोड़ी विलंब से ले रहा हूँ। हाँ, हम जिस एकमात्र मुझे ये ह्यूगन महोदय यहाँ पे मिले पहली बार, जो इसे श्रमिक वर्ग का राजनीतिक आंदोलन कहते हैं। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं आपको ये परिभाषा बायज सी नहीं लग रही क्या? क्या इसकी परिभाषा को हर जगह काम ले सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, कुछ संदेह है। इसने समाजवाद केवल श्रमिक वर्ग का राजनीतिक आंदोलन कहा है। मेक इट क्लियर। आर्थिक पक्ष भूल गया, सामाजिक पक्ष भूल गया, राजनीतिक आंदोलन। इसका मतलब श्रमिक जब सत्ता की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं केवल संसाधनों के बंटवारे से दुखी होकर, भाई ह्यूगन महोदय, मुझे तो तुम मार्क्स के भक्त मालूम पड़ते हो, या फिर हम कह सकते हैं मार्क्स आपका हो सकता है। पूरी बातें देखो उधर ही जा रही, बहुत नजदीक है ना। तो ये श्रमिक वर्ग की जो बातें हैं ह्यूगन की इसमें मिलती है। इसकी टर्म को अंडरलाइन कर लिए या गोले में बंद कर ले, आसानी से याद हो जाएगा। जब ऑप्शन में आएगा ना फटाफट से क्लिक हो जाएगा। या एमआईएल कहते हैं श्रमिकों का ऐसा संगठन जो, यहां ध्यान दें, जो पूंजीवादी संपत्ति को, देखिए, जो पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पे सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित कर रहा है किसको? पूंजीवादी संपत्ति को। इसका मतलब इनके भी पेट का दर्द यही है कि पूंजीवाद ने जो गड़बड़ की है, तो समाज के रिसोर्सेज को संकेंद्रण कर लिया गया है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सोशल रिसोर्सेज जो हुआ है उसको जो है सोशल कर दो, उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। तो इनकी परिभाषाओं से आपको विकेंद्रीकरण महसूस नहीं हो रहा क्या? संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात भी करता है। उस विकेंद्रीकरण को जन सहमति और लोकतांत्रिक तरीकों से करने की वकालत करता है। यस और नो? अरे समझ आया ना? अगर आया तो यस लिख दीजिए। और माय डियर, इसी के साथ इसे शेयर भी करते चले आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो ऐसी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड अभी कॉलेज एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जवाहरलाल नेहरू इसे क्या मानता है, मैंने उस डेफिनेशन को थोड़ा कंप्रेस करके आपको सरल भाषा में पेश किया है। राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का जन सहमति से विकेंद्रीकरण। थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया आपको, किस तरीके से? लोकतांत्रिक तरीकों से। क्या करना? डिसेंट्रलाइजेशन करना, बांट देना, सबकी भागीदारी में ले लेना, एक हाथ में नहीं, राज्य के आधिपत्य में ही नहीं, व्यक्ति के में भी नहीं, सबके सबको उसमें भागीदार कर लेना। इससे उन्हीं की सहमति से, अर्थात लोकतांत्रिक तरीकों से। तो यह डेफिनेशन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद क्या आर्थिक समाजवाद है? क्या जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद केवल आर्थिक विचारधारा है? यस और नो? आप कहोगे नो सर, जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की भी बात करता है। आज जवाहरलाल नेहरू यदि होते, आज यदि जवाहरलाल नेहरू होते तो मोटा भाई और मोदी जी के द्वारा जो सत्ता चलाई जा रही है, सत्ता चलाने का जो तरीका है, जो निर्णय लेने का तरीका है, जो राजनीतिक संचालन का तरीका है, क्या इसको वो समाजवादी मानते? यस और नो? नहीं मानते। मित्रों, जहां केंद्रीकरण इस कदर बढ़ता दिखे, और यहाँ तो मुझे थोड़ा सा मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं, आप मुझे मेरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं करें मेरे इस स्टेटमेंट से कि मैं किस पार्टी का समर्थक हूं या विरोधी हूं, परंतु बेशक मैं
विदेश स्तर पर या विदेश नीतियों के मामले में बेशक मैं एनडीए नीति गठबंधन का समर्थक रहा हूं, बहुत प्रबल समर्थक रहा हूं, परंतु कुछ चीजों की कटु आलोचना भी करता हूं। आर्थिक क्षेत्र का या आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण जब बढ़ता है तो वह बड़ा घातक साबित होता है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के ताबूत में पहली और अंतिम कील यदि मैं कहूंगा तो वो आर्थिक केंद्रीकरण है। जहां कहीं टैक्सेशन में सुधार कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आप जीएसटी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं इसको केंद्रीकरण नहीं कहेंगे क्या? आप कहोगे हाँ सर, ठीक है, टैक्सेशन का प्रारूप सुधारिए पर वितरण को भी तो उतना ही कुशल कीजिए, उगाही को भी उतना ही ट्रांसपेरेंट रखिए और डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए केंद्र और राज्यों के मध्य। कोई भेदभाव का वो नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ठीक कर रहे हैं। एक दूसरा घातक जो मुझे नजर आ रहा है, आर्थिक संसाधनों को जब उत्पादन के सेक्टर को फ्री छोड़ने की समाजवाद वकालत करता है, ठीक है जी, वकालत करता है, हमने भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, राज्य के नियंत्रण में रखो, राज्य नियंत्रण रख रहा है लेकिन बाकी सब पर तो रख रहा है। लेकिन आजकल कुछ लोग ट्रिपल ए, मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनियों का और व्यक्तियों का जिनको एक नाम से शुरू होता है, उनके हाथों में देने का आरोप लगा रहे हैं। जरा परख लीजिए भाई, जब आर्थिक संसाधन किसी एक कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं या कोई निजी क्षेत्र की कंपनी दैत्याकार होती जाती है, तो वो वास्तव में कहीं भी समाजवादी मूल्यों के अनुकूल नहीं कहा जाएगा मित्रों। क्योंकि जिस समाजवाद को आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार तो कम से कम ये गलत है ही। तो यह गुण भी आज भारतीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को इस तरफ ले जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा, जो कि साम्यवाद का गुण है, साम्यवाद में वास्तव में व्यक्ति पूजा होती है, एक तरह की तानाशाही आती है। किसकी? वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कह गया मार्क्स, बदमाश आदमी। लेकिन यहाँ कुछ व्यक्तियों की तानाशाही में परिवर्तित होता दिख रहा है। मैं घोषणा नहीं कर रहा हो रहा है, मैं एक शुद्ध आलोचक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं राजनीति विज्ञान का, जो बुरा दिखता है मैं उंगली उठाता हूं। तो समाजवादी मूल्यों से छेड़छाड़ होने लग रही है, डेफिनेटली। किसके अनुसार? जितेंद्र यादव के अनुसार नहीं, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगली परिभाषा राम मनोहर लोहिया की बोर्ड पे आपको दिख रही है, साम्यवाद। इन्होंने देखो बड़ी शानदार परिभाषा दी है, इसको मैंने उसी अंदाज में, गणित के से अंदाज में आपको समझाया है। ये क्या कहते हैं कि वास्तव में ये जो समाजवाद है ना, ये साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों का सामंजस्य है। क्या है? राम मनोहर लोहिया के अनुसार दोनों का, साम्यवाद के तो आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के जो सामान्य लक्ष्य हैं। अब कॉमन आदमी भी जानता है पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्य क्या है। 3 लक्ष्य हैं, लिख रखा है। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और वो कौन दे सकता है? राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी राजनीतिक स्वतंत्रता से ही मिल सकती है, अर्थात उनकी भागीदारी हो। तो राजनीतिक स्वतंत्रता इसका गुण है, लक्षण है। यह पूंजीवाद का सामान्य लक्षण है। वहां राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्र होता है और मानव अधिकारों की बात की जाती है। इज इट क्लियर? मानव अधिकारों की बात, लोकतंत्र की बात, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात के साथ साथ यदि यहाँ पे साम्यवाद के जो आर्थिक लक्षण है कि साधनों पर, ध्यान देना, साधनों या संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो, पूरी कर देता हूं, समाज का नियंत्रण हो। उत्पादन, उत्पादन की अधिकता हो, यानी मास में उत्पादन किया जाए, उत्पादन की अधिकता, वो भी समाज के नियंत्रण में ही। और विकास कैसा हो? प्लान्ड हो। कहने का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? योजनाबद्ध, योजनाबद्ध। साधनों पर समाज का स्वामित्व, ये लो मैं पूरा लिख देता हूं, स्वामित्व। इसी के साथ है बड़े पैमाने पर उत्पादन, उत्पादन की अधिकता या बड़ा पैमाना। और विकास कैसे हो? योजनाबद्ध तरीके से हो। समझ में आ रहा है? ये हमारे राम मनोहर लोहिया जी की परिभाषा है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। वो कहते हैं कि समाजवाद इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ साम्यवाद एंड कैपिटलिज्म, यानी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म के तो आर्थिक गुणों को मिला दो और पूंजीवाद के सामान्य गुण जो है उनका मेल ही समाजवाद है।
बड़ी व्यापक और बड़ी सुंदर भाषा में परिभाषित किया है इन्होंने, किसने? राम मनोहर लोहिया ने। बहुत बार पूछा जाता है, संभावना है इस बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ सकते हैं इसको, रट लें आप इसको डेफिनेटली। इसको ये जो परिभाषाएं हैं बड़ी सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, है ना, दो मर्जी आए ले सकते हो। वैसे भी ये मेरे यूट्यूब चैनल पर सेव रहेंगी और आशा करता हूँ, मैं मेरे मित्र से गुजारिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट कर दीजिए आप। यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में जो है डाल दीजिए कॉपी करके, ताकि विद्यार्थियों को वहां मिल जाए। ये क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सेव मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एजुकेशन नाम से है, वहां पे आप लगातार देख सकते हो। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग उसे सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलना उससे, ये बात आप ध्यान रखना। एजुकेशनल कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं होता है, पर फायदा ये होता है कि इसमें ज्यादा व्यापक रूप से स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो मैं कहीं से भी लाइव आ सकता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आ सकता हूँ। अभी मजबूरी केवल कंप्यूटर से की मदद से आ रहे हैं। ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंच बनेगी, एक अच्छी चर्चा कर सकेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इन डेफिनेशंस के बाद आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हो, और वो निर्णय आपका क्या हो सकता है कि इसका मतलब तो ये बड़ी व्यापक तथा बहुरूपी विचारधारा है। कौन सी? बोलिए, समाजवाद। आप कहोगे सर व्यवहारिक भी है, परिवर्तनशील भी है, समाजवाद साम्यवाद नहीं है, और एक राजनीतिक विचारधारा तथा दर्शन ही नहीं, अपितु यह एक आंदोलन भी है। ये लो साहब। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि अब हम समझ तो गए कि समाजवाद क्या है, पर इसके कितने रूप हैं या कितनी धाराएं हैं। एक प्रश्न यहां से बनता है मित्रों, ध्यान रखना, निश्चित बनता है। समाजवाद के तथ्यों पर विचार कीजिए, बेमेल को छांटिए, और यदि आप सारे मेल वाले लोग हैं तो यहाँ पे अजीत सर ने कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का लिंक दे दिया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे। केशाराम जी नमस्कार, हेलो नवीन जी, यशपाल सिंह, आप सभी का स्वागत है। अंशुल कश्यप, सभी का स्वागत है आपका जो अभी भी जुड़े हैं। इसको आप देख सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा पूरी क्लास को। तो अब तक की परिचर्चा में आपका ये प्रश्न डेफिनेटली हल हो जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस जो आते हैं, वो क्वेश्चंस में ये भी होता है कि सार तत्वों को पूछा जाता है, क्या आप इसको इनसाइड आउट समझ चुके हैं? तो उसमें क्या होता है कि तथ्यात्मक सवाल दे देते, तथ्यपरक, बट होता वो वैल्यू से, मूल्यों से है। पूछते हैं कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, बेमेल को छांटिए। अब समाजवाद के बारे में इतना आप एक आम राय बना चुके हैं जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला बिंदु मैंने अभी पढ़ के बताया, आप अपने से पढ़ लेंगे। चलिए, ये राजनीति के साथ साथ आर्थिक विचारधारा भी है। समाजवादी दर्शन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। इज इट क्लियर? मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 धाराएं कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि समाजवाद होना चाहिए, अर्थात जो निजी संपत्ति का विरोध करेंगे और सामाजिक न्याय की मांग करेंगे, परंतु वो कोई एक सही सलामत रास्ता नहीं बता पाए, एक सही पाथ नहीं बता पाए, सपने जरूर लेते हैं। इसलिए इन लोगों को स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। ये है स्वप्नलोकी समाजवादी। इसके साथ साथ दूसरा धड़ा आता है कि समाजवाद की स्थापना में जो कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत से अब निकलनी चाहिए कौर गंगा हिमालय से, मतलब जो चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से निकाल कर बदल दो, एकदम बदल दो उसको फटाफट से। तो ये क्रांतिकारी तरीकों की बात से समाजवाद लाने की कोशिश करते हैं। तो पहली धारा हुई स्वप्नलोकी समाजवादी, दूसरी धारा हमारी होगी क्रांतिकारी समाजवादी, और तीसरी धारा में वो लोग हैं जो ये कहेंगे अरे भाई हमारे बूढ़े बुजुर्गों, तुमने जो सपने लिए वो तुमने तो नहीं बताए, कोई बात नहीं, इधर क्रांतिकारी धड़ा तुम भी यार ध्यान दो। इस तरह थोड़ी होता है, आप एकदम से उखाड़ फेंकने की बातें करते हो, इससे तो अराजकता फैल जाएगी भाई। समाज में रहकर असामाजिक तरीके, भला कौन सा कल्याण भला हिंसा के तरीकों से सुनिश्चित हुआ है आज तक? दुनिया में कोई ऐसा कल्याण है क्या जो हिंसा के तरीकों से हुआ है? कम से कम उस वक्त तो नहीं। ये लोग कहेंगे, फिर सब लोग इनको देखेंगे कि भाई तुम बता दो हमें किस तरीके से करोगे। तो बोला देखो ऐसा है, धीरे धीरे परिवर्तन लाएंगे लोकतांत्रिक तरीकों से, और फिर इसका विकास करेंगे समाजवाद का। तो ये है विकासात्मक समाजवाद को बताने वाले लोगों का तीसरा धड़ा। कुल मिला के कितने धड़े हुए? 3 धड़े, स्वप्नलोकीय समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद और विकासात्मक या विकासवादी समाजवाद। एक चार्ट पर बना लेते हैं इसको, अगर आप बुरा नहीं मानो तो। ये जब तक मैं चार्ट बना रहा हूं आप अपना काम कर दीजिए, मेहरबानी करके मित्रों को शेयर कर दी।
नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्लास सेव रहेगी, कतई डिलीट नहीं होगी, इसलिए आप सिर्फ शेयर करने पे ध्यान दीजिए। पहला हमने कहा कल्पनावादी या स्वप्न लोकीय समाजवादी। दूसरा हम कह सकते हैं क्रांतिकारी, क्रांतिकारी समाजवादी। और तीसरा कह सकते हैं विकासवादी, विकासवादी, इनको सुधारवादी भी कह सकते हो। तीन जो है ग्रुप, मेजर ग्रुप इसमें हमने बनाए। अब सवाल खड़ा होता है सर कल्पनावादियों में किस किस को रखेंगे? कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे जैसे प्लेटो, शायद मैंने आगे लिखा भी था इसको, इसको नहीं लिखा है, चलिए लिख देते हैं। जैसे प्लेटो है, अभी अभी मैंने बताया था, थॉमस मूर है, यूटोपिया वाले महाराज, नोयल है, नोयल है, बावेफ भी इसी में आते हैं, बावेफ है, हेनरी सामियो, हेनरी सामियो ये भी इसी में आता है, सेंट साइमन है, सेंट साइमन, ये कोमा गलत लग गई, सेंट साइमन के अलावा फोरियर है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवन है, फोरियर ओवन, ये भैया वो खाना बनाने वाला ओवन नहीं है, व्यक्ति का नाम है ओवन, ठीक है। इन सब ने क्या कहा? इन सब ने पूंजीवादी विषमता को मिटाने की कोशिश की और व्यक्तिवादी संपत्ति का विरोध किया। लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं। इन्होंने पूंजीवादी विषमता, पूंजीवादी विषमता को क्या किया? खत्म करने की बात की। दूसरा क्या किया? व्यक्तिगत संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को भी क्या किया? विरोध किया। लेकिन क्या भैया, बटालियन में कोई रास्ता नहीं बता पाए कि कैसे उस टारगेट पर कैसे पहुंचे, इसलिए हमने उठा के इनको नाम दे दिया स्वप्नलोकी समाजवादी। अच्छा, इनके बारे में, इन स्वप्नलोकी समाजवादियों के बारे में वेपर महोदय एक बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि स्वप्नलोकीय समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, लेकिन उन गुलाबों के लिए या गुलाब उगाने के लिए धरती की कल्पना नहीं कर पाए, या भूमि प्रदान नहीं कर पाए, या भूमि की रचना नहीं कर पाए। समझ में आया? वेपर का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लिख सकते हो वेपर, याद आपको करना है, एक शब्द लिखूंगा बस मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। वेपर ने सुंदर गुलाब कहा, किसे? इनके समाजवादी विचारों को। सुंदर गुलाब की कल्पना की है, परंतु ये उसके उसके लिए, उन गुलाबों के लिए भूमि, भूमि की संगठन लिख दो, ये ठीक रहेगा, भूमि का संगठन नहीं कर पाए। ये आलोचना आती है भैया वेपर की तरफ से, ये लो, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप में चलता हूँ फटाफट, फिर इसको एंड करते हैं। क्रांतिकारी समाजवादियों में देखिए इन्होंने किस कैसे तरीकों की बात की। इन्होंने कहा कि क्रांति के तरीकों से समाजवाद लाया जाए, इसलिए इनको क्रांतिकारी समाजवादी कहा गया। इनमें सबसे पहला नाम आता है मार्क्स का। तो इनका विचार क्या कहलाता है? मार्क्सवाद। इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दिया था, बहुत ही व्यवस्थित, इसलिए इनके समाजवाद को क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया। अगला इसमें आप नाम आप ले सकते हो लेनिन का, लेनिनवाद। इसके बाद आप नाम ले सकते हो माओ का, माओवाद, ये चाइना में हुए। एक और नाम ले सकते हो श्रम संघों का, श्रम संघवाद। श्रम संघ को इंग्लिश में सिंडिकेट बोलते हैं, सिंडिकेटिज्म, ये फ्रांस की पहचान है। 18वीं सदी में सिंडिकेट पनपे थे फ्रांस में, आगे व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे इनको। श्रम संघवाद, सिंडिकेटिज्म, सिंडिकेटिज्म, इज इट क्लियर? अब इसमें अगर आप लिखना चाहो क्रांतिकारी तरीकों में, तो अध्यात्म के आधार पर भी समाजवाद की कल्पना की गई थी,
और नैतिकता के आधार पर भी समाजवाद लाने की बात की गई थी। आध्यात्मिक समाजवाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉल्स्टॉय का नाम आता है, टॉल्स्टॉय। और अगर नैतिक आधार पे समाजवाद की बात करूं तो भैया गांधी जी की बात आ जाती है, जो कहते हैं कि मन परिवर्तन किया जाए, मन के परिवर्तन होने से राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी को पढ़ेंगे तब इसको बताऊंगा, वो भी एक समाजवादी थे। किस तरह के? नैतिक अराजकतावादी कह सकते हो, जिनके विचार समाजवाद को लाना ही था। उनका अराजकतावाद वस्तुत है समाजवाद का पर्याय है। पर यहाँ एक टार्ट आप आसानी से समझने के लिए ले सकते हो। ठीक है जी। श्रीचंद नमस्कार, कैसे हो? ये हमारे बहुत अच्छे अध्यापक हैं, हम ये कहेंगे सरकारी सेवा में हैं, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। यस कुमार जी स्वागत है आपका। श्यामपदा आपका भी स्वागत है। कहाँ रहते हो? पश्चिमी बंगाल से फोन तो किया आपने कि सर हम भी पढ़ना चाहते हैं पर कहीं क्लास में दिखते नहीं हो। रेगुलर रहा करो श्यामपदा। चेतना जी आपका भी स्वागत है। देवेंद्र हेलो। गजेंद्र जी आपका स्वागत है। सुमित चरण, सिंडिकेटिज्म मार्क्स के अगेंस्ट थे। हाँ बिल्कुल वो अगेंस्ट हो जाते हैं, बट यहाँ मैंने उसको लिखा है एक था, मार्क्स के अगेंस्ट नहीं। मार्क्स के अगेंस्ट तो एक भी समाजवादी नहीं है। आज जो लोकतांत्रिक समाजवाद कह रहे हैं ये डेफिनेटली मार्क्स के तरीकों के अगेंस्ट हो जाएगा। हम इसे मार्क्स के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। इस बात की आपके इस कोट को मैं ध्यान रख रहा हूँ। अगली क्लासेज जब भी अपनी होंगी उनमें मैं डेफिनेटली आपके इसको क्लियर करूंगा, हर एक के साथ तुलना करूंगा। बेशक साम्यवाद का विरोध समाजवाद तो करता ही है। आरंभ में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था साम्यवादी चूंकि साम्यवाद भी कहां चला जाए, अंत में एक सवाल लिख के सोल्व कर दूंगा आपकी समस्या। साम्यवाद अंत में कहां चला गया? अधिनायकवाद पर। समझ गए ना? एक तरह का अधिनायकवाद। किसका? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, उसका अधिनायकवाद। सर्वहारा को अधिनायक बना दिया, जो कि गलत है। समाजवाद ऐसा कभी चाहता नहीं, तो इस अर्थ में वो उसके विरोधी हैं, सारे के सारे विरोधी हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। विकासवादी समाजवाद में मैं नाम लिख देता हूं बस। सबसे पहले आपका आ जाता है राज्य समाजवाद। राज्य समाजवाद आप कहोगे साहब ये तो पहली बार सुना है, कोई बात नहीं। आपने समष्टिवाद तो सुना होगा, लिख लीजिए समष्टिवाद। इस समष्टिवाद के साथ साथ दूसरा फेबियनवाद। फेबियनवाद ये भी थोड़े सुधारवादी लोग हैं। फेबियन कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, फेबियस एक रोमन सेनापति थे। उनकी रणनीति थी कि उचित मौका जब तक नहीं आए तब तक शांत रहो, उचित मौके की तलाश करो और फिर धावा बोलो। इस तरह की उनकी खास रणनीति के नाम पर फेबियस सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी जनवरी 1884 में ब्रिटेन में, तो उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया था। तो फेबियन समाजवाद का घर भी क्या माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। सिंडिकेटिज्म का घर फ्रांस को माना जाता है। अगला आता है गिल्ड। गिल्ड समाजवाद। गिल्ड समाजवाद इसके जनक एजे पेंटी कहलाते हैं। आगे विस्तृत क्लास में इनको बता दूंगा मैं। गिल्ड समाजवाद। और अंत में अपन लिख सकते हैं ये दूल्हा जिसका इंतजार कर रहे थे, लोकतांत्रिक समाजवाद। पूरी बारात बैठी है कि कब आए दूल्हा। ये समाजवाद वर्तमान में सबसे ज्यादा है, चल रहा है। आप जिसे समाजवाद समझते हैं, हमारे संविधान की जो मांग है, जो प्रस्तावना की आत्मा है, ये मूल्य है, वैल्यू है, दर्शन है, वो यही है लोकतांत्रिक समाजवाद। एक विकासवादी समाजवाद की कैटेगरी में आता है। आशा करता हूँ इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, बाद में रहेगा सेव कर लेना, समय बहुत कम है। आगे अगले पन्ने पे बढ़ के इसको एंड करता हूँ इस क्लास का, ठीक है। देखिए अब लोकतांत्रिक समाजवाद के जब आप समझोगे, अभी तक लोकतंत्र शुरू में मैंने इसी को उठाया था। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, बिंदुवार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक बार रीड करेंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अंत में एक सवाल पर जाकर इस क्लास को खत्म करते हैं। और जैसे सामाजिक व आर्थिक समानता में विश्वास रखता है, दोनों में ही सामाजिक समानता भी हो और आर्थिक समानता भी हो, ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रश्न कैसा हल होगा? यहाँ से आपका क्वेश्चन हल होगा, उसके बारे में तथ्यों पर विचार करो, बेमेल को छांटिए, इस तरह का सवाल यहाँ से हल हो जाएगा इस पैराग्राफ से। समाज की आंगिक एकता का समर्थक है, प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की बात नहीं करता, जिस तरह पूंजीवाद में खुली प्रतियोगिता होती है, पिछड़े लोग या कमजोर लोग बेचारे कम संसाधनों वाले और पिछड़ जाते हैं। उत्पादन साधनों पर समाज के अधिकार की बात करता है। मैंने पहले आपको समझाया था कि समाज के अधिकार की बात करता है, ना तो व्यक्ति विशेष की, ना ही राज्य की, बल्कि समाज के द्वारा समाज के लिए और समाज के हित में ही इस्तेमाल किए जाएं, ऐसी बात करता है।
व्यक्ति की बजाय समाज केंद्र में है, यहाँ पे ध्यान रखना। राज्य को कल्याणकारी माना है इन्होंने, और सर्वाधिकारवाद का ये बिल्कुल कटु आलोचक है। ध्यान रखना, टोटलिटेरियन थॉट का बिल्कुल आलोचना करता है। मनुष्य को कैसा प्राणी मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को नैतिक प्राणी मानता है, ध्यान रखें। धर्म व नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है। अच्छा, किसके महत्व को, धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने परसों के लाइव में शाजापुर बॉर्डर से बोलते हुए ये कहा कि मैं धर्म और ईश्वर को हालांकि नहीं मानता। सुनते ही आपके जहन में ये सवाल कौंधना चाहिए कि क्या वो लोकतांत्रिक समाजवाद को भी नहीं मानते। अरे भाई, ऐसी सोच जो नैतिकता को या धर्म को नहीं मानती, वो कहां पे, वो सोच तो साम्यवादियों की है, लेफ्टिस्टों की है। तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में साम्यवाद की रुझान या झलक तो नहीं है। वो नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हमारे गुरुजी हैं, बहुत कई बार साथ मीटिंग की है, बैठे हैं, बहुत विस्तार से उनसे बातचीत की है, बड़े नैतिक और एक तरह से राजनीतिक संत हैं। लेकिन उनकी विचारधारा जब आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको लेफ्टिस्ट के नजदीक ही मालूम पड़ेगी। देखिए, ये इस शब्द के साथ ही आपको यहाँ पे पता लग रहा है, मनुष्य को नैतिक प्राणी माना जाता है, ये विचारधारा जो हमारे संविधान की मांग है। धर्म व नैतिकता के महत्व को इन्होंने स्वीकार किया, जबकि लेफ्टिस्ट लोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वर्ग संघर्ष की बजाय इन्होंने वर्ग सहयोग की बात की है, लिख लीजिए, वर्ग सहयोग। मैंने बहुत जल्दबाजी में लिखा है ताकि कंक्लूजन कर सकूं इस टॉपिक का। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत भी ये लोग करते हैं, ये लो साहब। और वहां साम्यवाद किसकी वकालत करता है, साम्यवाद केवल करता है आर्थिक आर्थिक की। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया अगर स्वतंत्र छोड़ दोगे सबको तो प्रबल लोग कमजोरों का शोषण करेंगे, जो गलत है। इसके लिए सारे संसाधन ही राज्य के हाथ में सौंप दो आप, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है फिर। लेकिन यहाँ पे कहता है कि आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति। अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण, लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का नियंत्रण की वकालत करता है अर्थव्यवस्था पर। क्या चीन में अर्थव्यवस्था पर जनता का नियंत्रण है, अगर होता तो जैक मा गायब क्यों होता। क्या रूस में अर्थव्यवस्था पर जनता का नियंत्रण है लोकतांत्रिक तरीकों का। अरे भाई, हमारी संसद का है, हमारे यहाँ पूरे वित्त पर। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, लोक वित्त किसके अधीन रहता है। आप कहोगे सर लोक वित्त का रखवाला राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है, संसद की मदद से। लेकिन सारे लोक वित्त की व्यवस्था संसद करती है, मतलब जनता करती है। लोकतांत्रिक तरीकों से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण की बजाय ये किस पर ध्यान देते हैं, राष्ट्रीयकरण की बजाय समाजीकरण पर ध्यान दिया जाता है। इज इट क्लियर। अब देखो, नोट डाल के इस विचार का कंक्लूजन आप समझ सकते हो, और इस कंक्लूजन के साथ ही मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा। महेश सर को नमस्कार, जो भी नए लोग जुड़े हैं सबको नमस्कार। देखो, अब तक की परिचर्चा से कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न आप हल करने की स्थिति में आ गए हो। प्रश्न क्या हो सकता है, इस नोट में उस प्रश्न को ही लिखने की कोशिश की। आप बोर्ड पे देखिए, पूंजीवाद असमानता तथा सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है, यस और नो। पूंजीवाद असमानता, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, इस पर आधारित है। सामान्य जनता का शोषण होता है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज में कैपिटलिज्म के जो पूंजीपति लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते हैं, उनके हाथ में सारे संसाधनों का संकेंद्रण हो जाता है, तो आम व्यक्तियों का शोषण ही होता है। ठीक है, तो पूंजीवाद असमानता तथा सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है, यस और नो आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में देख लूंगा मैं। यस, चलिए हम टिक कर देते हैं, ठीक है जी। साम्यवाद धर्म व नैतिकता के विरोध पर टिका है। अरे वो तो कहता ही क्या था कि धर्म एक अफीम है। अभी मार्क्सवाद को पढ़ा नहीं है, अभी मैं जस्ट समाजवाद को डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मिलकर आज तक 4-5 क्लासेस में समाजवाद को डिस्कशन किया है। आगे मार्क्स को सिस्टमेटिक समझा दूंगा। आज इस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हो कि मार्क्सिज्म इसमें समाजवाद का ही एक हिस्सा है। आप इस जो बोर्ड पे ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, इस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हो कि इनमें से सर इस मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं तो मार्क्सवाद इज द पार्ट ऑफ सोशलिज्म, नॉट इज इक्वल टू सोशलिज्म। मार्क्सवाद ही समाजवाद नहीं है सब कुछ, उसके अतिरिक्त भी कुछ है समाजवाद में। तो चलिए, तो सवाल अंतिम बना, साम्यवाद धर्म व नैतिकता के विरोध पर टिका है, यस और नो। आप कहेंगे सर बेधड़क यस, क्योंकि मार्क्स को हमने सुना है, वो कहता है धर्म एक अफीम है। ठीक है जी, इतना सुन लिया तो काम चल गया। तथा संघर्ष के रास्ते से होकर कहाँ चलता है, संघर्ष के रास्ते से होकर वो अधिनायकवाद पर जाता है।
अधिनायकवाद को जन्म देता है। यस और नो? हमारे बहुत अच्छे अध्यापक, बहुत सम्मानीय सर हैं महेश तनेजा जी, कई सालों से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं और विद्यार्थियों को बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपके सामने मैं ये बातें कह रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है कम से कम कि आप जैसे समीक्षक सुनते हैं, देखते हैं। तो अब आप इस कोटेशन को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सही है कि गलत है। आप कहोगे सर ये भी ठीक है, ये अधिनायक तंत्र को जन्म देता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। यस, इसमें से कोई सा भी व्याख्या की कोशिश नहीं की गई है। व्याख्या होती क्या है और कैसे हल करते हैं, पहले चर्चा कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। जब पहले वाले स्टेटमेंट में कोई की टर्म का एक्सप्लेनेशन ही सेकंड सेंटेंस हो तो समझ लो वो उसकी व्याख्या भी है। इज इट क्लियर? आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आगे। यहां देखिए आता है, नॉर्मन का कथन है कि समाजवाद, ध्यान दें, समाजवाद लोकतंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। समाजवाद लोकतंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। ये लो साहब। आज की परिचर्चा मित्रों यहीं तक समाप्त करता हूं, लेकिन तनिक ठहरिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की परिचर्चाएं हमारे आसपास के वातावरण से रिलेटेड करके, उनसे संबंधित करते हुए, संबद्धता स्थापित करते हुए हम राजनीति विज्ञान की सर्व समीकाओं को बड़ी आसान भाषा में समझें, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके आइडियोलॉजीज को समझते रहें और आगे बढ़ें, तो मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। मुझे प्रोत्साहन मिलता है, आगे उसी पर लाइव किया करेंगे चल के। और इसके साथ एक और चीज आपको खुशखबरी भी दे देता हूँ, अति शीघ्र कुछ ही दिनों में मैं आरएएस और स्पेशली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस का फोकस करते हुए पॉलिटी का स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूं। पॉलिटी पूरा बोल देता हूं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट A to Z, टी से लेकर मेंस तक, नेट से लेकर प्रोफेसर तक, सब कुछ उसमें आएगा विद टेस्ट, इंक्लूडिंग टेस्ट। सब कुछ जल्दी शुरू करूंगा, वो बैच हुआ करेगा। देखते हैं उसको किस प्लेटफॉर्म से शुरू करता हूँ, फेसबुक से या यूट्यूब से, लेकिन आप तब तक मुझे सहयोग कीजिए। आज की परिचर्चा में इतना ही। मुझे जितेंद्र यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।